नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। 250 साल का वो लंबा और दर्दनाक दौर। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये कहानी है एक देश के सब कुछ लुट जाने की और फिर राख से उठकर खड़े होने की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर निकलते हैं। अब इस पूरी ट्रेजेडी के असल पैमाने को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 25%। जी हां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत से आता था। सोचिए जरा, हमारे मसाले, ढाका की वो मशहूर मलमल और बेशकीमती हीरो की खदानें, पूरी दुनिया दीवानी थी इनकी। जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते हैं ना, उसकी असल आर्थिक ताकत यही थी। तो इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी कहानी के अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सोने की चिड़िया का पतन हुआ, कैसे चरम शोषण का वो दौर शुरू हुआ, 1857 का वो पहला महान विद्रोह क्या था, अंग्रेजों के वो क्रूर कानून और नरसंहार, हमारे क्रांतिकारियों के वो सर्वोच्च बलिदान, और आखिर में वो कड़वी मीठी आज़ादी जो हमें मिली। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सोने की चिड़िया का पतन। आखिर विदेशी घुसपैठ शुरू कैसे हुई? तो कहानी शुरू होती है साल 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। फिर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस व्यापार के बहाने सूरत पहुंचे। लेकिन गेम पलटा 1757 के प्लासी के युद्ध में। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये जंग उन्होंने अपनी ताकत से नहीं, बल्कि मीर जाफर जैसे गद्दारों की मदद से धोखे से जीती थी। इसके बाद 1764 के बक्सर के युद्ध ने तो जैसे बंगाल पर उनकी पूरी तरह से मुहर ही लगा दी। सोचिए, चंद विदेशी व्यापारी अब हमारे पूरे सिस्टम के मालिक बन बैठे थे। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, अत्यधिक शोषण का वो भयानक युग। जरा दिमाग पर जोर डालिए और इस नंबर को देखिए, $45 ट्रिलियन। मशहूर अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक की रिसर्च बताती है कि अंग्रेजों ने भारत से लगभग इतनी ही संपत्ति लूटी थी। 45 ट्रिलियन, ये इतना बड़ा नंबर है कि इमेजिन करना भी मुश्किल है। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वो इसी पैसे से आया था, और इसकी कीमत चुकाई थी भारतीयों ने अपनी जान और अपनी पीढ़ियों की गरीबी से। और ये कोई आम लूट नहीं थी, ये पूरी तरह से प्लान की गई क्रूरता थी। ब्रिटेन की मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ढाका की उस वर्ल्ड फेमस मलमल इंडस्ट्री को जानबूझकर खत्म कर दिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने हमारे कुशल बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए। जी हां, ताकि वो दोबारा कभी कपड़ा ना बुन सके। किसानों पर इतना भारी टैक्स थोप दिया गया कि वो अपनी ही जमीन पर भूखे मरने लगे। देश में अकाल पड़ा था, लोग दाने दाने को मोहताज थे, फिर भी हमारे अनाज को जबरदस्ती बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इस क्रूरता का सबसे खौफनाक चेहरा दिखा 1943 के बंगाल अकाल में, जहां करीब 40 लाख लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। और जब मदद की भीख मांगी गई तो पता है विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? उनका जवाब था, तो फिर गांधी अभी तक मरा क्यों नहीं? ये एक लाइन बता देती है कि उस सिस्टम में इंसानी जान की, खासकर एक हिंदुस्तानी की जान की, कोई कीमत नहीं थी। लेकिन जुल्म जब हद से बढ़ता है तो बगावत होती ही है। हमारा तीसरा हिस्सा है पहला महान विद्रोह। 1857 की वो ऐतिहासिक क्रांति, मंगल पांडे की उस एक गोली ने जो चिंगारी लगाई वो देखते ही देखते भड़क उठी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे योद्धाओं ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त रोटियां और कमल के फूल इस विद्रोह के सीक्रेट कोड बन गए थे। हालांकि अंग्रेजों ने इसे बहुत बेदर्दी से कुचला, बागियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। लेकिन इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और कमान सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, प्रणालीगत उत्पीड़न और नरसंहार। कैसे एक पूरे देश की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। 1919 में अंग्रेज एक ऐसा काला कानून लेकर आए जिसने सबको हिलाकर रख दिया, रॉलेट एक्ट। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को इतनी पावर दे दी कि वो किसी भी भारतीय को बिना किसी वारंट के सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। इसका सीधा सा मतलब था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, आज़ादी और इंसाफ की हर आवाज का गला घोंट देना। और इसी काले कानून के विरोध का अंजाम था वो खौफनाक दिन, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोग, जिनमें महिलाएं और मासूम बच्चे भी थे, शांति से बैठे थे। तभी जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बिना किसी वार्निंग के गोलियों की बारिश कर दी।
वो 10 मिनट सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन जो खून बहा, उसने पूरे देश के सीने में एक ही आग जला दी, पूर्ण स्वराज। यानी हमें अब पूरी आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हमारा 5वां हिस्सा है क्रांतिकारियों का बलिदान, वो लोग जिन्होंने इस आजादी की सबसे भारी कीमत चुकाई। हमारे इन वीरों का हौसला देखिए। 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, उनके होठों पर आखिरी वक्त भी इंकलाब जिंदाबाद ही था। उधर चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने हमेशा कहा था कि अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे, और एल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारकर उन्होंने अपना वो वादा निभाया भी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ये खौफ पैदा कर दिया कि अब हिंदुस्तानी सैनिक भी उनके खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। ये सभी अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। और जो लोग पकड़े गए, उनके लिए यातनाओं का एक अलग ही नर्क बनाया गया था, काला पानी। अंडमान की सेल्युलर जेल में वीर सावरकर और बाकी क्रांतिकारियों को लोहे की भारी बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। उनसे कोल्हू के बैल की तरह काम लिया जाता, खाने में कीड़े मकोड़े निकलते थे। लेकिन कमाल की बात देखिए, अंग्रेजों के वो भयानक टॉर्चर रूम भी इन क्रांतिकारियों के जज्बे को तोड़ नहीं पाए। अब यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों ने सिर्फ हमारे शरीर या पैसे पर ही कब्जा नहीं किया था, उन्होंने हमारे दिमाग पर भी वार किया। लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि ऐसे क्लर्क तैयार हों जो रंग रूप में तो भारतीय हों, लेकिन उनकी सोच अंग्रेजों वाली हो। और वो जो हम अक्सर सुनते हैं ना कि अंग्रेजों ने हमें रेलवे और टेलीग्राफ दिया, असलियत यह है कि ये सब उन्होंने हमारी भलाई के लिए नहीं, बल्कि हमारे ही खजाने को और तेजी से लूटकर लंदन पहुंचाने के लिए बनाया था। सच में एक पूरा मास्टर प्लान था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक कड़वी मीठी आज़ादी। 15 अगस्त 1947। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमें आज़ादी मिली, लेकिन जाते जाते भी अंग्रेज अपना असली रंग दिखा गए। उन्होंने देश के बीचों बीच एक खूनी लकीर खींच दी। बंटवारे का वो दर्द, वो दंगे, आज़ादी का जश्न उन आंसुओं में कहीं दब सा गया। ये हमें याद दिलाता है कि अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की पॉलिसी ने एक ऐसा घाव दिया है जिसकी टीस आज इतने दशकों बाद भी महसूस होती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब हम 250 साल के उस भयानक शोषण और हमारे क्रांतिकारियों के उन सर्वोच्च बलिदानों को देखते हैं, तो हम आज क्या सीखते हैं? इतिहास के ये सबक हमें कैसे याद दिला सकते हैं कि अगर हम बटे हुए रहेंगे तो कोई भी हमारा फायदा उठा सकता है। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है दोस्तों, इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई गई है, और हमारी एकजुटता ही इससे बचाए रखने की इकलौती ढाल है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।